हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल @aspirants न्यूज 11। फ्रेंड्स, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा CN04 2024 का नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया है। इसमें फ्रेंड्स क्या है कि पैरा मेडिकल कैटेगरी में बहुत सारे पोस्ट की रिक्रूटमेंट होना है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, मॉडिफिकेशन डेट, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और मेडिकल स्टैंडर्ड, सलेबस, जोन वाइज एंड RRB वाइज वैकेंसी। इसके साथ ही फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट के फॉर्मेट क्या चाहिए, और उसके बाद हम यह भी बात करेंगे क्या अपीयरिंग के कैंडिडेट इसको फिल कर सकते हैं कि नहीं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बातचीत करें हम इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो सबसे पहले ओपनिंग डेट 17 अगस्त 2024 से फॉर्म का ऑनलाइन अप्लीकेशन शुरू किए जा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लीकेशन आप कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट की बात करें तो 16 सितंबर 2024 से है। और फ्रेंड्स, अगर आपका कुछ करेक्शन होता है, आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है, तो उसको क्या है कि आप 17 सितंबर 2024 से 26 सितंबर 2024 के बीच मॉडिफाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो यहाँ पे टोटल RRB वाइज वैकेंसी दी है। यहाँ पे एज दिया है कि आपकी एज 1 जनवरी 2025 को 18 से 36 चाहिए। डाइटिशियन के लिए, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए चाहिए आपको 20 से मिनिमम 20, मैक्सिमम 43। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इधर मिनिमम एज है, इधर मैक्सिमम एज है। और यहाँ पे क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड है हर कैटेगरी का। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात आती है कि सैलरी कितनी होगी, तो फ्रेंड्स यह सैलरी बेसिक सैलरी है 44,900। अगर आप सपोज कीजिए कि इस पे लेवल पे सेलेक्ट होते हैं तो आपकी पर मंथ की सैलरी अप्रॉक्स 75,000 पर मंथ बनेगी। 75,000 रुपये पर महीने आपकी ये सैलरी होगी अगर आप इस पोस्ट पे सेलेक्ट होते हैं, तब 44,900 बेसिक पे या इनिशियल पे इसे भी बोलते हैं। और फिर आगे अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 1376 है। सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की है। उसके बाद फिर है आती है आपकी फार्मासिस्ट एंट्री लेवल की। फिर उसके बाद आती है 94 वैकेंसीज लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 की। फिर उसके बाद आती है वैकेंसी आपकी 126 हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 की। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग वैकेंसी को देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। फ्रेंड्स, अगर बात करें हम इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की, तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कोई भी कैंडिडेट जो अपीयरिंग में है वो फॉर्म को फिल नहीं कर सकता, उसके फॉर्म कैंसिल कर दिए जाएंगे। फिर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सर्टिफिकेट की कि SC ST OBC EWS वाले सर्टिफिकेट जो लगाएंगे वो किस डेट का होना चाहिए, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये कन्फ्यूजन होता है। तो आप यह जान लीजिए कि अगर पीछे 6 महीने का लास्ट 6 मंथ में अगर आपका बना है तो आप उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए। और अगर नहीं बना है तो आप यह मान लीजिए कि जहाँ भी डेट की बारी आती है तो जो फार्म की क्लोजिंग डेट है उसके तक की ही डेट को आपको रखना है। उसके बाद का अगर कोई भी सर्टिफिकेट होगा तो इसमें इनवैलिड रहेगा। अब बारी आती है सिलेक्शन ऑफ RRB एंड प्रेफरेंस फॉर पोस्ट्स की। तो आप क्या है कि ओनली 1 RRB सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं तो आपके फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाएगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय आपको एक अकाउंट बनाना ज़रूरी होगा RRB की वेबसाइट पे। इसके लिए सबसे पहले आपको जोन सेलेक्ट करना होगा कि किस जोन से आप फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं। उसके बाद अगर मॉडिफिकेशन डेट के बाद अगर आप कुछ भी करेक्ट करना चाहते हैं तो आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे। फिर फ्रेंड्स, उसके बाद आती है बारी की, मैंने बता ही दिया करेक्शन नहीं हो पाएगा। इस एग्ज़ाम में क्या है कि 4 स्टेज हैं। सबसे पहला CBT 1, दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तीसरा है मेडिकल एग्जामिनेशन और चौथा स्टेज आपकी ज्वाइनिंग है। तो इसको आप 3 ही स्टेज समझिए। फ्रेंड्स, क्या है कि CBT के बाद आपकी मेरिट बनाई जाएगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए 1:1 कैंडिडेट। अगर मान लीजिए 5 वैकेंसी है तो 5 ही कैंडिडेट्स को मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बुलाएंगे। फिर फ्रेंड्स, इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और अगर हम आगे बात करें कि अगर आप एक पोस्ट से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लीकेशन करना चाह रहे हैं, कम्प्लीटली रिजेक्ट किया जाएगा और डिबार्ड भी किया जाएगा फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आप क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट के लिए ही अप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। फिर अगर बारी आती है कि अगर आप पहले से डिबार्ड हैं और या फिर RRC RRB द्वारा, तो आप यह फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि फॉर्म में क्या करना है, अगर नेम का इशू आता है
तो आपको जो नेम आपके हाई स्कूल की मार्कशीट पे है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग सारा नेम भरेंगे, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पे हमेशा की तरह लिखा है आरआरबी की वैकेंसी बढ़ाई जा सकती है, घटाई जा सकती है या विधिवत जैस की तस रखी जा सकती है। आरआरबी के अधिकार क्षेत्र की बात आती है। फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि जो दूर के जोन में फॉर्म फिलअप कर देते हैं और फिर लास्ट में बोलते हैं कि ट्रांसफ़र हो जाए। तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि पिछले जो 5 से 10 साल की सर्विस होगी तभी आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा। 5 साल से पहले की सर्विस में आपका ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। फिर फ्रेंड्स अगर आपको फ्री ट्रेवल चाहिए होगा, अगर आप SC/ST के कैंडिडेट हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट जमा करना होगा ई कॉल लेटर के साथ, और स्लीपर क्लास का आपको फ्री। फ्रेंड्स दूसरी बारी आती है, अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेरी है या डाउट है तो आप क्या है कि यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी दी है, यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिया गया है। आप इसमें किसी भी वर्किंग डेज में कॉल करके अपनी परेशानी का सलूशन प्राप्त कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स अगर हम मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो इसमें 3 मेडिकल स्टैंडर्ड हैं, B1, C1 और C2। फ्रेंड्स इसमें आप लोग देख सकते हैं B1 में क्या है कि 6/9 और पावर का जो शक्ति लेंस की जो पावर है वो 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और नियर विजन आप लोग यहाँ देख सकते हैं 0.6 है। आपको कलर विजन भी देना होगा, बाइनाकुलर विजन भी देना होगा, नाइट विजन भी होगा, मेसोपिक विजन भी होगा। और C1 की बात करें तो इसमें सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस क्या है कि 6/12 होगा डिस्टेंस विजन, 6/18 और 0.6 नियर विजन होगा। इसमें कलर विजन, बाइनाकुलर विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन नहीं होगा। और फ्रेंड्स अगर बात करें C2 की तो इसमें भी डिस्टेंस विजन 6/12 है और विथ और विदाउट ग्लासेस आप कैसे भी हैं। पावर का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि 4 डायोप्टर कि 6 डायोप्टर। और फ्रेंड्स सारे मेडिकल स्टैंडर्ड्स में आपको फिजिकली फिट होना है, यह कंपलसरी है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें फॉर्म में नेशनलिटी की कहाँ का कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकता है तो आप देख सकते हैं इंडिया, नेपाल, भूटान, तिब्बतियन रिफ्यूजी और केन्या, युगांडा और जहाँ के भी अगर आप संबंधित हैं तो इसको देख सकते हैं। अगर हम फ्रेंड्स बात करें एज लिमिट की तो एज लिमिट फ्रेंड्स जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है 1992 से पहले नहीं होनी चाहिए, 1989 से पहले नहीं होनी चाहिए। 18 से 36 के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एज ग्रुप भी दिया है कि मिनिमम एज कितना चाहिए, मैक्सिमम एज कितना चाहिए। तो मिनिमम एज अगर 20 से 36 है, 20 से 38 है, 20 से 43 है तो यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ भी दिया है कि इससे पहले की आपकी जन्म तिथि नहीं होनी चाहिए। और OBC के लिए भी यहाँ दिया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए भी दिया गया है। फ्रेंड्स और हम साथ में बात करें तो यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन भी मिलती है, छूट भी मिलती है कैंडिडेट्स को। तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की, और इस तरीके से एक सर्विसमैन, OBC NCL एक सर्विसमैन, अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अलग अलग टाइप से मौका मिला है। कोई कैंडिडेट अगर रेलवे में सर्विस करता है ग्रुप C या ग्रुप D में तो उसको क्या है कि 3 साल की एडिशनल छूट दी जाएगी। तो यहाँ पे उसकी एज अगर इतनी लिमिट तक है तब भी वह फॉर्म फिल कर सकता है। और फीमेल कैंडिडेट्स जो विडो हैं, डाइवोर्स हैं, जो दूसरी सेपरेटेड हैं हस्बैंड से, उनके लिए भी यहाँ पे एज के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है कि आपका एनेक्जर A में दिया है, हम उसको भी देखेंगे। उससे पहले क्या है एग्ज़ाम फ़ी की बात करें तो एग्ज़ाम फ़ी 500 रुपये है। अगर आप CBT में अपीयर होते हैं तो क्या है कि आपको 400 रुपये का रिफंड आ जाएगा। और जो SC/ST OBC के कैंडिडेट हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपये है, जिनका 250 रुपये पूरा पूरा वापस आएगा। फिर फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास किसे कहते हैं तो उसका जिसका सैलरी 50,000 से कम होगा पर मंथ का, पर ईयर का एनुअल इनकम है, एनुअल फैमिली इनकम जिसका 50,000 से कम है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में शामिल हो। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं EWS कैंडिडेट्स के लिए क्या है। अगर कोई कैंडिडेट जो SC/ST OBC नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आता है और वो EWS से इन बेनिफिट लेना चाहता है रिजर्वेशन का तो उसकी फैमिली इनकम, फैमिली ग्रास एनुअल इनकम 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तभी वह EWS के रूप में पर क्या बोलते हैं उसको EWS के रूप में उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा।
फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे EWS की क्राइटेरिया दी गई है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर अगर हम बातचीत करें आगे, तो यहाँ पे CBT 1 CBT के विषय में दिया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के विषय में। इसमें एक ही स्टेप होगा। इसका सिलेबस भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या एग्ज़ाम में आएगा। प्रोफेशनल एबिलिटी मतलब आपके सब्जेक्ट की चीज़ें आएंगी जो आपने बी फार्मा, BSc, ऑप्टोमेट्री या फिर जो भी कोर्स किया है स्पेशलाइजेशन, वो प्रोफेशनल एबिलिटी में आएगा। 70 क्वेश्चन आएंगे, 70 मार्क के होंगे। जनरल अवेयरनेस, इसमें करंट अवेयर और बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 अंक के। जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे। जनरल साइंस के भी 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 अंक का आपका पेपर होगा और नेगेटिव मार्किंग मैंने पहले ही बताया 1/3 रहेगा। और फ्रेंड्स, हाउ टू अप्लाई की जब बारी आती है तो आपको इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए। और जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करते हैं उससे पहले आपको जोन और RRB सेलेक्ट करना होगा। ये सारी चीज़ें आप करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन के लिए आपको क्या है, एडिशनल 250 रुपये की फ़ीस देनी होगी और आप मॉडिफिकेशन करेंगे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। और जो RRB आपने सेलेक्ट किया है उसको भी आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन लिखा है, यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट लिखा है, यहाँ पे लेबल लिखा है और यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड लिखा है, लोअर एज, अपर एज। और अगर आप PWBD हैं या फिर आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं, बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो किस पोस्ट के लिए कितनी डिसेबिलिटी अलाउड है वह यहाँ पे लिखा है। पहले समझते हैं नर्सिंग ऑफिस सुपरिटेंडेंट। पे लेवल 7 है, पे 44,900 इनिशियल पे है। टोटल सैलरी इसमें आपको लगभग 75,000 रुपये प्लस ही मिलेगी पर मंथ की। मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है। लोअर एज 20 साल है मिनिमम एज और मैक्सिमम 43 साल है। और इसमें अगर आप डिसेबल हैं, बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो VI नो, HI नो और LD में OL, AA भी और OD नो, MD नो। इसके लिए अगर हम फ्रेंड्स बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ हैविंग पास्ड 3-year course in general nursing and midwifery from a school of nursing or other institutions recognized by Indian Nursing Council or BSc Nursing. Note: the Indian Nursing Council has also laid down certain special concessions for the above courses in respect of auxiliary nurse midwives. इसे शार्ट में फ्रेंड्स ANM भी बोलते हैं और इसे GNM भी बोलते हैं। ए है। अब ANM GNM आप लोगों के परिचित नेम होंगे। ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ और जनरल नर्सिंग मिडवाइफ परिचित नहीं है। तो B ग्रेड नर्सेस बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड कोर्सेज पीरियड कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड एबो नंबर एंड दीज कंसेशन विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट। कई बार क्या होता है कि जो लोग मेडिकल प्रैक्टिस में रहते हैं उनको रिड्यूस्ड टाइप से कोर्स करवाया जाता है, तो वो लोग भी इस एग्ज़ाम को फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो एलिजिबल है। मेन रूप से इसके लिए GNM, ANM और BSc नर्सिंग चाहिए होगा। तो आप लोग क्या है कि अगर ऐसी योग्यता रखते हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स, कार्डियक टेक्नीशियन है। इस तरीके से आप इसका पे लेवल वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल 10+2 साइंस एंड सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी, लैब इन्वेस्टिगेशन ऑफ ECG, होल्टर एंड TMT। तो ये सारे फ्रेंड्स इधर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप लोग इसको देख सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में भी डाल सकते हैं। फिर फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं। अब फ्रेंड्स ये एनेक्जर C है। इसमें क्या है कि सिलेबस की बारी है, इसमें सिलेबस डिस्कस हुआ है। अगर आप सिलेबस की बात करें तो ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट का पहले दिया गया है। इसके सिलेबस को आप क्या है कि देख सकते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। इसी के बेसिस पे आपकी प्रोफेशनल जो टेस्ट हो गए 70 क्वेश्चन के, आपको इसी सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग अपने ब्रांच और स्पेशलिटी के हिसाब से आप लोग इन कोर्सेज़ को देख सकते हैं।
नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात करें तो एनाटाइम, फिजियोलॉजी, सॉरी, अगर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की हम बात करें तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग फाउंडेशंस, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्मिकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, एडल्ट इंक्लूडिंग गेरियाट्रिक्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस टाइप से सिलेबस है, आप लोग इसको देख सकते हैं। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे 70 क्वेश्चन आएंगे और 70 मार्क्स के होंगे, तो बेसिकली यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसको अपने कैटेगरी के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा सिलेबस आपके काम का है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट की, तो जो SC ST के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर्मेट है वो ये है। बहुत सारे कैंडिडेट्स कन्फ्यूजन में रहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए। फ्रेंड्स, यह ज़्यादा मैटर नहीं करता, मैटर बस यह करता है कि आपके सर्टिफिकेट में ये सारी बातें अगर लिखी हैं, आपके सर्टिफिकेट में अगर ये सारी बातें लिखी हैं और आप इस रूल के अकॉर्डिंग हैं, तो क्या है कि आपका सर्टिफिकेट वैलिड है, चाहे वो सेंट्रल से इशू हो चाहे वो स्टेट से इशू हो। फिर अगर फ्रेंड्स बात करें हम OBC की, तो OBC के सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यह है, उसमें कुछ इस टाइप से चीज़ें लिखी होंगी। आप लोग इस तरीके से अगर आपके फॉर्मेट में है, चाहे आप सहज जन सेवा केंद्र से बनवाए हों या फिर आप कहीं तहसील से बनवाए हों, तब भी वह वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको डिक्लेरेशन देना होगा OBC कैंडिडेट्स के द्वारा, और यहाँ पे EWS कैंडिडेट्स का सर्टिफिकेट फॉर्मेट है और ये सारी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपका यह फॉर्म रहा। अब एक लास्ट चीज़ बची है, RRB वाइज और जोन वाइज वैकेंसी क्या है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। फ्रेंड्स, यह एनेक्जर बी है। इसमें क्या है कि आप RRB वाइज और पोस्ट वाइज वैकेंसीज का डिटेल देख सकते हैं। और जैसे थोड़े समय के लिए यह देखिए WR है, वेस्टर्न रेलवे है, और यहाँ पे पोस्ट ECG टेक्नीशियन की जनरल की 1 है, SC की 0, ST की 0, OBC की 0, EWS की 0, टोटल 1 पोस्ट है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की टोटल 20 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप लोग इधर देख सकते हैं, एक सर्विसमैन की 2 पोस्ट है। अगर हम फ्रेंड्स बात करें RRB प्रयागराज इलाहाबाद की, तो यहाँ पे अगर हम बात करें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, क्योंकि इसमें ज़्यादा पोस्ट है तो आप लोगों को ईजी होगा। DLW के लिए 7 पोस्ट है टोटल। NCR में 3 डिवीज़न आ जाते हैं, झांसी, प्रयागराज, आगरा, उसके लिए 14। नॉर्थ रेलवे के लिए 1 पोस्ट है। तो यह फ्रेंड्स RRB वाइज और जोन वाइज वैकेंसी, यहाँ पे आपका जोन लिखा है, RRB लिखा है, और यहाँ पे पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसी है आप यह देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से यह वीडियो समाप्त हुआ। आप लोग क्या है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी खबरों के लिए, @aspirants News 11 को। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।